बाकी फिर अच्छा, हमने ना सबसे पहले आज फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है। आप लोगों को वैसे मैंने फ्लूइड्स के लिए जो है ना टेस्ट में रीनल भी इंक्लूड था। ठीक है। रीनल में भी आप लोग फ्लूइड्स कर लेंगे। ठीक है। फ्लूइड्स हमने स्टार्ट करना है। बेसिकली सबसे पहले हमें, अगर हम फ्लूइड की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितना फ्लूइड होता है। ठीक है। बॉडी में कितने फ्लूइड से वाटर कितना है, उसका क्या कंप्रोमाइज है, वो सारी कंपोजिशन हमने देखनी होगी। मेनली हमें पहले पता हो कि बॉडी के किस किस कंपार्टमेंट में कितना कितना फ्लूइड है, ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे चल सकें। ठीक है। अब नॉर्मली ये होता है कि 60% ऑफ द बॉडी जो है हमारे पास, 60% जो है ना वाटर है बॉडी में। मतलब ओवरऑल जितना बॉडी वेट है ना, उसका 60% वाटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 60 kg मेल मेल या कोई भी पेशेंट है 60 kg का, तो उसका अगर 60% निकाले ना, तो वो ऑलमोस्ट निकलता है 42। ठीक है। तो अब 60 kg का जो पेशेंट है ना, तो उसमें उसके वेट का 60% होगा 42। तो एक 60 kg वाले ह्यूमन बीइंग का वाटर जो होगा वो 42 लीटर होना चाहिए। ठीक है। 42 लीटर वाटर होना चाहिए इन अ पर्सन विथ 60 kg वेट, यानी कि टोटल 60% ऑफ द बॉडी वेट। अब जब ये जो फ्लूइड होता है ना, इसको फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है और इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। अब इसमें से 2/3 जो है ना, वो तो इंट्रा सेलुलर में चल जाता है, सेल के अंदर होता है 2/3। और जो 1/3 होता है वो होता है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है। 2/3 मतलब 28 लीटर ऑफ द 42 लीटर इज इन द सेल्स विद इन द सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है। इंट्रा सेलुलर है। और जो बाकी जो बच जाएगा हमारे पास 14 लीटर, वो होता है ईसीएल में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, ये भी दो तरह का है। अब हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स पड़े हुए हैं, सेल्स के अंदर फ्लूइड है, सेल्स के बाहर जो है सेल्स के साउंड स्पेसिस है, इंटरस्टिशियम है। ठीक है। ये सारी स्पेस है। फिर वेजल्स गुजर रही हैं। ठीक है। वेजल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, लेकिन साथ में ब्लड फ्लूइड भी है। अब ये जो इंटरस्टिशियम का फ्लूइड है ये, और जो वेजल के अंदर फ्लूइड है ये, इन दोनों को कहते हैं ईसीएल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। इंटरस्टिशियम में हो या हमारे पास वेजल के अंदर हो। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इसमें जो इंटरस्टिशियम वाला होता है ना, वो हमारे पास होता है फिर 1/3 इंटरस्टी सॉरी 2/3 इंटरस्टिशियम में आएगा, और 1/3 जो है वो इंट्रावास्कुलर आ जाएगा। ठीक है। तो 1/3 2/3 करेंगे अगर हम 14% का, तो वो हमारे पास बन जाएगा जो है इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ईसीएल जो है इसमें आ जाएगा, एक तो हमारे पास इंटरस्टिशियम में है, दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, वेसल में। ठीक है। तो 2/3 जो है इंटरस्टिशियम में है, 1/3 जो है वो वेसल्स में है, इंट्रावास्कुलर है। तो 5 लीटर आ जाएगा इन द वेसल्स और 9 लीटर आ जाएगा इन द इंटरस्टिशियम। ठीक हो गया। ये आपको लाजमी पता हो। और वैसे मैंने इसको डिटेल में फर्स्ट ईयर का जो रीनल का टॉपिक है ना, उसकी फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ाई हुई है ये फ्लूइड्स का ना, कि कितना कितना कैसे कैसे कंपार्टमेंट में होता है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना फ्लूइड्स की, उसमें हमारा मेन जो कंसर्न है ना, वो ये है कि हमने फ्लूइड्स देने कैसे हैं। ठीक है। हमें क्यों पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से कंपार्टमेंट में कौन सा फ्लूइड है, जो मतलब किस लिए पता होना चाहिए, वो इसलिए कि हमने जब, अगर कोई पेशेंट है, ट्रॉमा का पेशेंट आया ट्रॉमा में, या तो वो एक्सीडेंट के साथ आ सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, उसको फ्लूइड रिक्वायरमेंट है। या उसको कोई ऐसी डिजीज है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है पेंक्रियाटिक फिस्टुला बन गया, या जीआईटी कोई फिस्टुला है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें भी वो थर्ड स्पेस। याद है ना आपको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मैंने बताया था थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह का कोई इश्यू है, उसमें हम देखेंगे। अब उसके अलावा तीसरा होता है कि बर्न्स के पेशेंट्स हैं, उनमें भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज है ना। तो हमने उनको देना होता है फ्लूइड। तो हमने फिर डिसाइड करना है कि किस पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है, कितने टाइम में देना है, और कौन सा देना है। ठीक है। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा? किसी को भी शो नहीं हो रहा व्हाइट बोर्ड?
हाँ, व्हाइट बोर्ड से करा रही हूँ ना, तो ये आप। अच्छा, अब इसमें हमने फ्लूइड्स का देख लेना है कि हाउ हाउ मच फ्लूइड इन हाउ मेनी टाइम, मत कितना फ्लूइड हो, कितने टाइम में हो, ठीक है, ड्यूरेशन उसका कितना हो, किस स्पीड से देना है, और किस टाइप का देना है। ठीक है, ये हमें बहुत जरूरी है पता होना। बेसिकली रिससिटेशन के लिए या फ्लूइड जो है रिप्लेसमेंट में हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमें पता होना कि हर फ्लूइड जो है, कितने टाइप के हमारे पास फ्लूइड्स हैं, उनकी क्या जो है कंसंट्रेशन है, फिर हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपने देखनी होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जो ईसीएफ और आईसीएफ जो है ना फ्लूइड में क्या होता है। जो हमारे पास आईसीएफ होता है ना, उसके अंदर सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है। आईसीएफ में सोडियम कम होता है, और सोडियम जो है ना वो 8 मिलीमोल तक होगा, और पोटेशियम जो है वो 150 मिलीमोल तक होगा आईसीएफ में। ठीक है, लेकिन जो ईसीएफ होता है उसमें फिर हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, उसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस जो है, उसके अंदर फ्लूइड जो होगा वो होता है सोडियम ज्यादा होगा 140 तक, और पोटेशियम जो होगा 4 मिलीमोल पर लीटर होता है। अब हमने ना ये देखना है कि जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं, अगर तो इंट्रासेलुलर लॉस हो रहा है, सेल के अंदर से, यहाँ से ब्लड का फ्लूइड का लॉस हो रहा है। हाँ, ये सब कुछ डोगर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ्लूइड थेरेपी वाले चैप्टर में। तो इसमें ये है कि अगर आपका फ्लूइड लॉस जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से हो रहा है, तो आप ऐसी कंसेंट्रेशन का फ्लूइड देंगे जो इसको जाके रिप्लेस करे। ठीक हो गया। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अगर लॉस हो गया है, तो आप उसमें ऐसी कंसेंट्रेशन देंगे जो इसको जाके रिप्लेस करे। ठीक है, अब जो आईसीएफ होता है ना, आईसीएफ के अंदर हमारे पास ना साथ में एनाइंस होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, एनाइंस एंड प्रोटीन्स होंगी इसके अंदर। ठीक हो गया, तो वो सारा कुछ भी हमने देना है। तो हमने इसको देखना है कि प्रोटीन्स भी हमारे पास आईसीएफ के अंदर ज्यादा हैं, एनाइन ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेके चलना है, ये माइंड में हमें पता होना चाहिए कि आईसीएफ में क्या क्या है और ईसीएफ में ज्यादा क्या है। ठीक है, हाँ, वो हम देखते हैं कि ईसीएफ में क्या देते हैं और आईसीएफ में क्या देते हैं। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा सा आ जाता है कि अगर जो हमारे पास आईसीएफ है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसको जो है सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करी होती है, और जो वेजल है उसको और ईसीएफ को जो है ना वो कैपिलरी मेम्ब्रेन सेपरेट करी होती है। दोनों की कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो सोडियम को बाहर भेजता रहेगा और पोटेशियम को अंदर रखेगा, जिसने ना इंट्रासेल्युलर सोडियम को कम रखना है। ठीक है, और जो हमारे पास होती है कैपिलरी मेम्ब्रेन, उसमें ये होता है कि वाटर से परमेबल होती है, वाटर उसके जो अक्रॉस है ना वो पास करता रहेगा। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना कि ना जो जो प्रोटीन होती है कैपिलरी वाली, ये प्रोटीन्स से इम्परमिएबल है। ठीक है, दो तरह से आगे सेल मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरी वाली में ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इम्परमेबल टू द प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स को बाहर नहीं आने देगी। ठीक है, अपने अंदर प्रोटीन्स को रखेगी। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास क्या करती है, ये वाटर को जो है पास कराती रहती है। ठीक है, और जो है उसके अलावा हमारे पास क्या करेगी कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू सोडियम को बाहर पंप करती रहेगी, ताकि सोडियम बाहर ज्यादा रहे। ओवरऑल अब हमारे पास क्या हुआ कि बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम कम है। ठीक है, यहां से हमने देख लिया कि बॉडी की क्या कंपोजिशन है। ठीक है, बॉडी के फ्लूइड्स की क्या कंपोजिशन है। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास फ्लूइड्स के ऑप्शन है वो क्या क्या है। ठीक है, पहले सलाइन देखते हैं। 0.9% नॉर्मल सलाइन है। ठीक है, एनएस 0.9% है, 0.45% है एनएस। ठीक है, 3% एनएस है, जिसे हाइपोटोनिक नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। एमसीक्यू आ जाता है हाइपोटोनिक नॉर्मल सलाइन में एनएस कितना होता है। रिंगर लैक्टेट है, हार्टमैन सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपको डोगर में मिलेंगे, आपने इनकी कंसेंट्रेशन देखनी है टू सम थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद 5% और 10% डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज सेलाइन है, डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, जो मेन हमारा कंसर्न रहता है हार्टमैन और रिंगर जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में ना, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, लैक्टेट भी है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है कंसेंट्रेशन का।
अब जो नॉर्मल सलाइन है ना, इसके अंदर सिर्फ सोडियम एंड क्लोराइड होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन जो है इसके अंदर सोडियम एंड क्लोराइड होंगे, इसमें पोटेशियम नहीं होता। अब जिन पेशेंट्स में पोटेशियम डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, उनमें तो फिर अब हमने क्या करना है कि नॉर्मल सलाइन का तो कोई रोल नहीं है, तो नॉर्मल सलाइन के साथ हम पोटेशियम रिप्लेस करें, या फिर हम क्या करें कि उनको कोई ऐसा सोल्यूशन दें जिसमें पोटेशियम हो, जैसे कि रिंगर लिक्विड। ऐसे होगा, एक बात ये है। दूसरा ये होता है कि फिर हमारे पास जो है नॉर्मल सलाइन की वजह से चांसेस होते हैं हाइपरक्लोरीमिया होने के, क्योंकि इसमें क्लोराइड ज्यादा है, ठीक है। और डेक्सट्रोज, अब इसमें ये होता है कि हमारे पास ना हमने ये देखना है कि जो नॉर्मल सलाइन है ना, इसमें सोडियम है एंड क्लोराइड है, ठीक है। तो जो ये इसने जाना है और जाके ना ईसीएफ के फ्लूइड को रिप्लेस कर देना है। इसकी कंसंट्रेशन सेम होती है ऑलमोस्ट जैसे कि ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इसने क्या करना है कि जाके रिप्लेस कर देना नॉर्मल सलाइन ने ईसीएफ को, ठीक है। जैसे अब आप हम जब बता रहे थे ना कि ईसीएफ जो है वो हमने देना है, ईसीएफ के लिए हम नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों की कंपोजिशन सेम है। इसमें भी 140 मिलीमोल तक ऑलमोस्ट सोडियम होता है, साथ में क्लोराइड होता है, और ईसीएफ में भी सोडियम होता है, ठीक है। इसी तरह से अब रिंगर लैक्टेट में पोटेशियम भी है, लैक्टेट भी है, लैक्टेट भी जो कि मेटाबोलाइज होकर ना बाइकार्बोनेट ही बना रहा होता है एट द एंड। खैर, और साथ में सोडियम भी है, ये सारा कुछ आ रहा है। तो ये जो है रिंगर लैक्टेट, ये आईसीएफ फ्लूइड लॉस हो तब देंगे। अच्छा, डेक्सट्रोज कब देंगे फिर? एनीवन? डेक्सट्रोज में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। तो नहीं, ईसीएफ में नहीं देते। तो जैसे ही हम जब हम डेक्सट्रोज देंगे ना, तो क्या होगा, ग्लूकोज तो फौरन से मेटाबोलाइज हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज हो जाएगा ना, बाकी बच जाएगा सिंपल फ्लूइड वाटर। वो हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो जैसे कंसेंट्रेशन है ना, उसी कंसेंट्रेशन में जाएगा। जैसे अब अगर हमने ना नॉर्मल सलाइन दी है ना, तो नॉर्मल सलाइन जो है वो 2/3 जाएगा उसमें इंटरस्टिशियम में, और 1/3 जाएगा हमारे पास वेजल्स में, ठीक है। ये इंटरस्टिशियम में जा रहा है 2/3, और 1/3 इंट्रावास्कुलर जाएगा। अब इसी तरह से जो है हमारे पास रिंगर लैक्टेट है, वो सारा का सारा इंट्रासेलुलर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डेक्सट्रोज है वो तीनों में वैसे जाएगा, जैसे हमारी बॉडी का फ्लूइड है ना, वैसे ग्लूकोज उसका मेटाबोलाइज हो जाएगा, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में। वो हमारे पास आईसीएफ में जितना है 2/3 आईसीएफ में, फिर ईसीएफ में, ईसीएफ के भी दोनों कंपोनेंट्स में जाएगा, इस तरह से। अब इसलिए जब हमने रिससिटेशन करनी होती है किसी फ्लूइड लॉस की वजह से, तो डेक्सट्रोज इतना अच्छा तो ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि उसने तो ओवरऑल हर जगह जाके बैलेंस हो जाना है। इसको मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको रिससिटेशन फ्लूइड के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एमसीक्यू मिल गया यहाँ से कि डेक्सट्रोज को हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, लेकिन रिससिटेशन फ्लूइड के लिए यूज नहीं करें। फिर हमारे पास आ जाते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? ये जो हमने पढ़े ना फ्लूइड्स सारे, ये क्रिस्टलाइड्स थे, ठीक है, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के साथ थे दोनों। कोलाइड्स क्या होते हैं? हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास प्रोटीन्स, ब्रांच पॉलीसेकेराइड्स वगैरह होते हैं। ये कैपिलरी मेम्ब्रेन वगैरह को क्रॉस नहीं कर सकते, विद इन द वेसल रहते हैं, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर इंसर्ट करते हैं, फ्लूइड को भी अंदर रखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना वेसल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आप लोगों को शायद कई दफा बताया भी है, कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स पड़ी होती है ना, तो ये क्या करती हैं, ये प्रेशर डालती हैं अंदर की तरफ, ठीक है। मैनिटोल तो एज अ डायरेटिक एक्ट कर रहा है, वो कौन सा फ्लूइड मेंटेन करता है, ठीक है। मैनिटोल ने तो आईसीएफ से फ्लूइड को निकाल के ईसीएफ में डालना है, फिर ईसीएफ से वो बॉडी से बाहर जाता है, तो वो तो निकालता है फ्लूइड, वो कौन सा फ्लूइड जो है आपको रिप्लेसमेंट तो नहीं दे रहा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये होता है कि वेजल के अंदर प्रोटीन है ना, ये देती है अंदर इनको ऑनकोटिक प्रेशर, फ्लूइड को ना ये अंदर रखती हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक और होता है कैपिलरी के अंदर, वो फ्लूइड को बाहर निकाल रहा होता है। तो इन दोनों में ना बैलेंस होना चाहिए। तो हम ये प्रोटीन्स वगैरह, मतलब जैसे प्रोटीन वाला जो है ना, जैसे कि कोलाइड्स हैं, ये तब देंगे जब इंट्रावास्कुलर जो है फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंट्रावास्कुलर, जिसमें प्रोटीन, और हमें इस तरह से लग रहा है कि प्रोटीन का लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तब हम देंगे, ताकि ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रखें, ये अंदर फ्लूइड को लेके आए, बाहर ना डालें फ्लूइड को, एडीमा ना होने दें। लेकिन ठीक है, कोलाइड्स तो हमने दी है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है,
कोई भी डिजीज है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो रहा है उसमें, या रीनल कोई डिजीज है, या वैसे ही कोई ब्लड लॉस है, ठीक है, ब्लड लॉस में भी तो एल्ब्यूमिन ब्लड के साथ जा रही है प्रोटीन, वो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन कर पा रही, तो उसमें हमने यही देना है, अनटिल अनलेस कि कैपिलरी परमेबिलिटी जो है ना वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब जैसे बर्न्स के पेशेंट होते हैं ना, उनमें कैपिलरी परमेबिलिटी डैमेज होती है, उनमें हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कैपिलरी परमेबिलिटी डैमेज होगी, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाता, प्रोटीन का भी लॉस होता है, फ्लूइड को भी लॉस होता है इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, ऐसे ही था। तो बर्न्स के पेशेंट में हम किसी सूरत कोलाइड नहीं देते, उनमें हम क्रिस्टलाइड्स देते हैं। क्रिस्टलाइड जो भी हम क्या पढ़ रहे थे, हार्टमैन सॉल्यूशन, ऐसे ही था। ठीक है, अगर साथ साथ आप करके आए हैं, कोलाइड्स हम नहीं देते बर्न्स वालों को, हमने क्या देना है, हार्टमैन सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइड्स देने हैं, और उसमें भी हार्टमैन सॉल्यूशन देना है। कोलाइड्स में होता क्या क्या है, ब्लड हो गया, ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन अक्सर हम दे रहे होते हैं ना अगर प्रोटीन लॉस है, और एफएफपीज होते हैं, ब्लड एल्ब्यूमिन, और साथ में हमने एफएफपीज देने हैं। बंस में तो 12 घंटे के बाद भी नहीं देते, बंस में, हाँ बंस में हमने नेक्स्ट डे देना होता है, 12 आवर्स, आई थिंक 24 आवर्स था जिसमें जो मैंने आप लोगों को वो फार्मूला कराया था कोलाइड्स वाला। स्टार्टिंग के 12 to 24 आवर्स हम क्रिस्टलाइड्स नहीं देते, जब हम ये हम ना एक्चुअली हम जो बात करें ना, ये रिससिटेशन फ्लूइड की बात करें, इसमें हमने ऐसा नहीं है कि हम कोई मेंटेनेंस फ्लूइड दे रहे हैं या हमने कोई लॉस बचाना है। ठीक है, हम इस तरह से डिस्कस नहीं करें कि अच्छा प्रोटीन लॉस हो गया है उसको बचा रहे हैं, फ्लांस इसका लॉस हो गया तो उसको मेंटेन करना है। अभी हम ये बात करें कि एक पेशेंट आया है ट्रॉमा के अंदर, फौरन फौरन उसको रिससिटेट क्या करना है, फौरन फौरन हमने क्या डिसाइड करना है अब इसको क्या फ्लूइड दें। ठीक है, वो जो आफ्टर 12 आवर 24 आवर्स होता है ना, यहाँ पे बुक में एक वर्ड भी लिखा है कि 30% से ज्यादा ब्लड लॉस होना तो उसको ब्लड ही देना होता है, ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स। तो उसमें ना फ्लूइड ऑफ चॉइस है ही ब्लड, है ही ब्लड। तो आपको पास ब्लड मिलता है तो आप लगाएं, मतलब किस और ब्लड नहीं है तो फिर क्रिस्टलाइड्स की तरफ जाएं, कोलाइड्स नहीं। ठीक है, चाहे इवन के अब बर्न्स के पेशेंट है, चाहे ट्रॉमा के पेशेंट है, ब्लड लॉस के साथ आए हैं, स्टार्टिंग में आपने कोलाइड्स नहीं। ठीक है, और अगर कोलाइड्स आप दे रहे हैं तो हीमासिल दे रहे हैं, लेकिन फौरन फौरन पहले आप स्लाइड देते हैं उसको, अगर आपके पास ब्लड अरेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यही है कि अगर सिवियर हाइपोवोलीमिया का कोई पेशेंट आया है ना, और उसकी कैपिलरी पर कैपिलरी इंटीग्रिटी नॉर्मल है, ठीक है, हमें कंफर्म है कि उसको कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है ना उसकी डैमेज नहीं हुई, तो फिर हम उसको कोलाइड देंगे। लग रहा है कि उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी इंटैक्ट नहीं है, उसमें फिर हम क्रिस्टलाइड्स दे रहे होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यही चीजें हैं कि नॉर्मल साइन का जैसे मैंने आपको बताया है कि वो अगर हम देंगे तो वो ईसीएफ के अंदर चला जाएगा, ठीक है, आधा, 2/3 जो है वो इंटरस्टिशियम में जाएगा, 1/3 जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल में चला जाता है। इसी तरह से अगर हम कोलाइड देते हैं तो सारा का सारा इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जाएगा। ठीक, लेकिन इस कोलाइड की वजह से फिर ये होता है कि इन पेशेंट में ना है, ठीक है, ये तो वेसल के अंदर ही उसको रखेंगे, फ्लूइड को बाहर ही नहीं आने दे रही, अगर ये ज्यादा अमाउंट में हमने दे दिए कोलाइड्स, तो क्या होगा कि हमारे पास पीछे की तरफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर होने के चांसेस हैं, कि सारा का सारा वेसल में अगर ब्लड रह रहा है तो वो टुवर्ड्स हार्ट जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास पीछे जो है ना हार्ट आगे ब्लड प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वेसल्स को जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो ब्लड को अंदर ही अंदर पुश करा रहा है, आगे मूव नहीं कराने दे रहा या बाहर ही मूव करा रहा। ठीक है, तो उस वजह से इनमें चांसेस होते हैं कि कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाए। तो ये था ऑल अबाउट कि इमरजेंसी सेटिंग में अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। इसमें एक हाइपरटोनिक सलाइन भी है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन का ये खतरा है क्योंकि इसमें क्लोराइड होता है, अगर हमने वो ज्यादा दिया तो वो हाइपरक्लोरीमिया कराता है। ठीक है, वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। हाइपरटोनिक सलाइन का ये होता है कि इसने ना हमारे पास अब इसका ये कॉन्सेप्ट है, अगर हम ना हाइपरटोनिक सलाइन दे देंगे ना जिसमें हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो ये आईसीएफ के अंदर भी चला जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ये जाएगा क्योंकि हाइपरटोनिक है, और मतलब एक इंक्रीज कंसंट्रेशन से जाएगा।
जब आईसीएफ में वैसे तो सोडियम कम होता है, अगर अब ये हाइपरटोनिक की वजह से यहाँ पे ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, पुश कराएगा सारा फ्लूइड फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ। समझ आई ये कॉन्सेप्ट? कि हमारे पास क्या हुआ है कि पहले क्या था, बाहर जो है सोडियम ज्यादा था, अंदर सोडियम कम था, और पोटेशियम पंप भी बाहर ही सोडियम को लेकर था। लेकिन जब हमने यहाँ पे हाइपरटोनिक लाइन दिया है ना, तो इतना ज्यादा सोडियम है वो एकदम से यहाँ अंदर जाएगा आईसीएफ में। पहले ये आईसीएफ ही जाता है, आईसीएफ में हाइपरटोनिक लाइन देने से ना आईसीएफ में चला गया। अब जब यहाँ पे सोडियम ज्यादा हुआ है, तो ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ये फ्लूइड बाहर आएगा, अब सारा का सारा आईसीएफ फ्लूइड ना बाहर आएगा इनटू द ईसीएफ। ठीक है, तो ये टेक्निक हमें तब यूजफुल होती है जब अगर सेरिब्रल एडीमा के पेशेंट हों, ठीक है, उनमें हम देखते हैं सेरिब्रल एडीमा वालों में हमने ना सेल से फ्लूइड को बाहर निकालना है, ठीक है, या हाइपोनेट्रीमिया हुआ है पेशेंट में, तो हमने हाइपरनेट्रीमिया की तरफ लेके जाना है, तो हाइपोटोनिक सलाइन हम तब देंगे हाइपोनेट्रीमिया वालों में। दूसरा बर्न्स में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आईसीएफ को सारा बाहर लेके आ रहा है ये, ठीक है, हाइपोटोनिक सलाइन। तो ये इन पेशेंट में हम फिर दे रहे होते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, अब हमने ये सारा फ्लूइड जो है ना, अब बेसिकली देख लिया कि हमने फॉरन से किस किस पेशेंट में क्या क्या देना है। ट्रॉमा का, ब्लड लॉस का पेशेंट है तो ब्लड कंपोनेंट्स वगैरह हम दे रहे हैं, हिमासिल वगैरह या एफएफपीस, ये आएगा। अगर बर्न का पेशेंट है तो हमने क्रिस्टलाइट्स को पहले प्रेफर करना है, और नॉर्मल स्लाइन का प्रेफर करना है जब हमें लग रहा है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस में ज्यादा यही होगा ना कि अगर कोई भी ब्लड लॉस हुआ है उसके साथ ही वो हो रहा होगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस कब होता है, जब हमारे पास कोई भी ना इस तरह से पेंक्रेटाइटिस चल रहा है किसी पेशेंट में, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, उनमें आईसीएफ लॉस होता है। ठीक है, आईसीएफ वाले में फिर हम रिंगर देते हैं। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हम ट्रॉमा में जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो भी एब्डोमिन के साथ मसले के साथ आते हैं उनको हम रिंगर दे रहे होते हैं, क्यों दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करना है कि उसमें आईसीएफ क्योंकि लॉस हो रहा है तो इसलिए हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास हमने ये देख लिया कि नॉर्मल सलाइन कब दे रहे हैं, जब फ्लूइड लॉस है, जब देख रहे होंगे कि बीपी अगर किसी का बहुत ज्यादा कम है और फ्लूइड ब्लड लॉस उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उनमें हम उसको दे देते हैं बीपी मेंटेन करने के नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं अगर फौरन हमें ब्लड को नहीं अरेंज हो पा रहा तो। अच्छा, अब इसमें हम फर्दर देखेंगे कि फ्लूइड थेरेपी में हमने किस तरह से करना है। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिससिटेशन आपने पहले कर ली। रिससिटेशन में अब 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लूइड थेरेपी हम किसी की भी करते हैं ना, फ्लूइड थेरेपी के बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। रिससिटेशन, फिर आ जाता है मेंटेनेंस थेरेपी, मेंटेनेंस थेरेपी, और उसके बाद आ जाएगा रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक, रिससिटेशन, मेंटेनेंस थेरेपी और रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हमारे पास ये होता है कि रिससिटेशन में हमने वही इनिशियल जो मैंने आपको सारा बता दिया कि कौन कैसे हमने ब्लड जो है उसको फौरन फौरन से हमने देना होता है। इसमें फिर हमने ख्याल रखना होता है रिससिटेशन में कि इनिशियली हम ना, मतलब ये एमसीक्यू जाता है कि 500 ml का बोलस देंगे। फ्लूइड ऑफ चॉइस मैंने बता दी, उसके बाद फिर हमने उसके अकॉर्डिंग 500 ml का बोलस देना है फ्लूइड का, फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी आगे चलना है। अगर उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्लाइन का नॉर्मली हम बोलस दे रहे हैं, फिर फर्दर आगे जाएंगे। अगर, और उसके अलावा अगर उसका ब्लड लॉस 30% से ज्यादा है तो हम इसको ब्लड वगैरह दे रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया इनिशियल रिससिटेशन, बोलस दिया और फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा हमने उसको दिया ताकि हम उसकी ना जो है उसको मेंटेन कर सके। ये अंटिल तब तक देते हैं जब तक उसका बीपी पल्स वगैरह सब कुछ मैनेज मेंटेन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड में, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट होती है। अब मेंटेनेंस फ्लूइड में आपने उसको 24 आवर के अकॉर्डिंग ना फ्लूइड चलाना होता है, पूरे 24 घंटे में ना आपने उसको देना है फ्लूइड। ठीक है, अब ये ना नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है 35 टू, ये आपको अच्छे से पता, 35 to 40 ml पर केजी, ठीक है, पर डे, पर केजी पर डे है। हमने मेंटेनेंस फ्लूइड कैसे देना है, 35 to 40 ml पर केजी पर डे। ऑलमोस्ट ये 2.5 लीटर बनता है मेंटेनेंस फ्लूइड, 35 to 40 ml पर केजी पर डे। ठीक है, ये तो फ्लूइड हो गया। फ्लूइड के साथ आपने ये देखना है, आपने उसका सोडियम भी रिप्लेस करना है, पोटेशियम भी रिप्लेस करना है, कैल्शियम भी रिप्लेस करना है, मैग्नीशियम भी रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आपको ये लाजमी, ये इन चारों का लाजमी पता हो।
इन चारों का नहीं तो सोडियम पोटेशियम का तो पता हो। सोडियम कैसे देना है, 1 to 2 मिलीमोल पर केजी पर डे, ठीक है, 1 to 2 मिलीमोल पर केजी। पोटेशियम 0.6 to 1 मिलीमोल पर केजी, ठीक है। कैल्शियम आपने रिप्लेस करना है 5 मिलीमोल पर केजी, सॉरी पर केजी नहीं, पर डे है ओवरऑल। इन दोनों का पर केजी आएगा, सोडियम एंड पोटेशियम का, ठीक है। एक मिनट में, ये थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है, मैं इसको हटा दूं। हमने कैसे देखना है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम था। सोडियम में हम देखते हैं 1 to 2 मिलीमोल पर केजी पर डे, ठीक है। पोटेशियम में भी 0.6 to 1 मिलीमोल पर केजी पर डे। लेकिन कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। कैल्शियम में हमें देखना है 5 मिलीमोल ओवरऑल डे में, पूरे दिन में हमने इसको 5 मिलीमोल पर डे देना है। और मैग्नीशियम 1 मिलीमोल पर डे है, इसमें पर केजी नहीं है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता, 1 मिलीमोल पर डे, ऊपर वाले पर केजी हैं, ठीक है। तो ये आपको इन इलेक्ट्रोलाइट्स का पता हो, क्योंकि इनको देखते हुए ही हमने चलना है। तो अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि मेंटेनेंस पीरियड ना, फिर यहाँ पे एक डॉगर में टेबल बना हुआ है, आप वो देख लेना, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट कितनी होती है और कितना बॉडी बना रही होती है, ठीक है। जैसे कि यूरिन आउटपुट से कितना लॉस हो रहा है, स्वेटिंग से कितना लॉस हो रहा है, फीसिस से कितना लॉस हो रहा है, और हम डेली हमें चाहिए कितना होता है, ठीक है, हम फूड से बेवरेजेस वगैरह से कितना ले रहे हैं। तो ये आपने देख लेना है। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फ्लूइड रिक्वायरमेंट को इंक्रीज भी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर बर्न्स के पेशेंट है, उनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सीवियर स्वेटिंग के साथ है, उनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। या टेकिपनिक पेशेंट है, उनकी भी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है। इसी तरह से ना फीवर में ये होता है, एमसीक्यू पॉइंट है कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा 200 ml पर डे वाटर की, फ्लूइड की, अच्छा। ठीक है। कैसे फीवर कैसे बढ़ा रहा है, 200 ml पर डे जो है ना, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। एक मिनट। तो आपने ये देख लेना, विद 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 200 ml पर डे जो है हमारे पास फ्लूइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर रिप्लेसमेंट फ्लूइड आ जाती है कि जैसे कि ना, अगर किसी का कोई फिस्टुला बना हुआ है, या डायरिया का पेशेंट है, डायरिया से जितना ब्लड लॉस हो रहा है, फिस्टुला बना हुआ है वहां से जितना जो है ना लॉस हो रहा है वो देख लेना है। या एनजी से जितना फ्लूइड आ रहा है, यूरिन से जितना, यूरिन वाला तो हम वैसे ही वो उसको ऐड कर रहे होते हैं ना मेंटेनेंस फ्लूइड के अंदर। तो हमने ओवरऑल ये देखना है, ड्रेन्स अगर कोई डली हुई है उनसे कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो ये सारा फ्लूइड आपने ना उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। अब मेंटेनेंस फ्लूइड में है, वो कह रहे हैं कि हमें कौन सा फ्लूइड लेना चाहिए, ऐसा फ्लूइड जो आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट जो हैं उनको भी मैनेज करे, और जो है साथ में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड भी। अच्छा, फिर इसमें ना ये भी होता है कि हाउ फास्ट, इसके लिए होता है एक फार्मूला, वो आपने इसको याद कर लेना है कि टोटल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम फ्लूइड हमने देना है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में हमने टाइम लेना है, और मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, ड्रिप फैक्टर है या ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, इसमें हमने देख लेना है फैक्टर। अब इसमें ये होता है कि आपने ना ये देखना है कि कितने ड्रॉप्स पर मिनट आपने चलाने हैं, मतलब आपने जो फ्लूइड अटैच की है, फॉर एग्जांपल ना, ये चीज आ सकती है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक पेशेंट है, आपने देखा है उसको, आपने ना सारा कुछ साइन किया, नॉर्मली होता भी ऐसे है ना, हम 3 लीटर तक दे रहे होते हैं फ्लूइड, ऐसे है ना। जो भी पेशेंट है हमारे पास आता है पोस्ट ओपो, जो तो हम सर्जरी में, अगर आप लोग ने हाउस जॉब किया, आपको पता होगा 3 लीटर फ्लूइड उसको 24 आवर में दे रहे होते थे। उसमें यही होता था कि 2.5 लीटर उसका वही फ्लूइड है, जो मेंटेनेंस फ्लूइड आया, जो हमने अप्रोक्सीमेटली माइंड मतलब कैलकुलेट किया कि इतना बन जाता है। और साथ में ना 500 ml तक हम ज्यूम कर लेते हैं कि उसका लॉस भी होगा, जो हमने रिप्लेसमेंट फ्लूइड देना है, ठीक है। तो 3 लीटर हम उसको दे रहे होते हैं 24 आवर्स में। तो उसके लिए हमने फिर क्या करना है कि हमने ये फार्मूला यूज करना है कि ठीक है, टोटल ml में हमने अब कितना वॉल्यूम देना है। अब हम ना इसको इस तरह कर लेंगे ना कि अगर 3 ड्रिप्स हैं, हमने ना उसमें देना है ना, 1 लीटर 1 लीटर करके देंगे, ठीक है। एक एक लीटर ये अटैच होती है ना, जब हम ड्रिप के साथ अटैच करते हैं, 1 लीटर से ज्यादा तो फ्लूइड नहीं आता, तो 1000 ml, ठीक हो गया। अब 8 3 24 होता है, 24 घंटे है ना, तो 24 घंटों में मतलब 8 8 8 घंटों में एक एक चलेगा।
ऐसे ही है, एक एक ड्रिप जो है 1000 ml 8 8 आवर्स में चलना चाहिए। उन आवर्स को हम निकाल लेंगे मिनट्स में। 8 आवर्स में जितने भी मिनट्स होते हैं 8 × 60 वो आ जाएंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा ड्रिप फैक्टर। अब ड्रिप फैक्टर में ये होता है, अगर ब्लड दे रहे हो आप, ब्लड का होता है 10 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, ड्रॉप्स फैक्टर या ड्रिप फैक्टर। ब्लड का जो सेट होता है रेगुलर, जो नॉर्मल हम एक सेट यूज करें ड्रिप सेट, उसके 15 ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और 1 ml में। और उसके अलावा जो हमारे पास होता है माइक्रोब्यूरेट होता है, उसमें 1 ml में 60 ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, रेगुलर वाले में 15, हमने रेगुलर ही देखना है बेसिकली। ब्यूरेट में 60 ड्रॉप्स पर ml होते हैं। पर ml 1 ml में ना 15 ड्रॉप्स और 60 ड्रॉप्स इस तरह से। ब्लड वाले में 10 ड्रॉप्स पर ml। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें जो है पता ड्रिप फैक्टर्स आ जाएंगे कि कितने ड्रॉप्स आ रहे हैं। 80 ड्रॉप्स आ रहे हैं, 60 ड्रॉप्स आ रहे हैं पर मिनट, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग चलाना है। ड्रॉप्स पर मिनट इस फार्मूले से हमारे पास निकल जाते हैं। तो ये आपको लाजमी पता हो, ये फार्मूला आता हो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट कि हमने किस तरह से मेंटेनेंस फ्लूइड देने हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कैसे देनी है। अब इसमें ना डोगर में कुछ सिनेरियोज बताए हुए हैं, वो हम थोड़े से डिस्कस करते जाते हैं, जिससे ना हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। कि ये बड़े अच्छा उन्होंने करके दिया है सिनेरियो, से ना आपको समझ आ जाएगी। और अक्सर यही सिनेरियो ना एमसीक्यू उठा के भी, एमसीक्यू या एससीक्यू, इवन कैसी की भी यूएचएस में आ जाता था। तो ये 3 4 जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना इस चैप्टर में, शौक वाली, आप अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है इन्हीं में से ये एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, अब पहला उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 70 kg की फीमेल है। ठीक है, उसकी इंटेस्टाइनल डिसेक्शन हुई है, मतलब कि इंटेस्टाइनल डिसेक्शन बताया था ना कि उस डैमेज पार्ट को डिसेक्ट करके और पीछे प्राइमरी एनास्टोमोसिस कर देते हैं, गट को आपस में जोड़ देते हैं। तो प्राइमरी एनास्टोमोसिस हुई है, एनजी डाली है, उसको ड्रेन डाली है। ठीक है, उसको फीवर भी है। फीवर से 200 ml मजीद बढ़ जाता है अगर 99 डिग्री सेल्सियस पे ना उसका अब वो आ गया है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर है बढ़ गया है। तो एनजीएस पर रेट में अब आप इसको देखते जाए, फीवर आ गया, 1 डिग्री बढ़ा तो पूरे दिन से के लिए 200 ml उसका ब्लड ज्यादा हो गया, ऐसे गया 200 ml फ्लूइड उसको हमने ज्यादा देना है। फिर एनजीएस पर रेट में 300 ml आ गया, ऐसे ही ड्रेन में 250 ml आ गया, और यूरिन में जो है ना वो उसका 1600 ml आ रहा है। ठीक है, एडिशनल फ्लूइड में हमने ये देखना है ना कि जो उसके लॉस फ्लूइड है, तो इसमें ये है कि यूरिन को तो हम नहीं लेके आते रिप्लेसमेंट में ना। ठीक है, तो बेसिकली आपने देख लिया कि उसकी एनजी में 300 है, 250 ड्रेन में 99 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर हुआ है, यानी कि 1 डिग्री जो है वो राइज कर गया है। बाकी जो है हीमोडायनेमिकली वो स्टेबल है। सोडियम पोटेशियम जो है ना वो भी उसके वैसे सोडियम पोटेशियम उनको हम बाद में देखेंगे, वो हम डेफिसिट कैसे निकालते हैं, अभी फिलहाल आप ना फ्लूइड तक ही रहते हैं। ठीक है, तो अब एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड है 35 × 70। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 2450 बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 लीटर बनता है। ये हो गया। इसमें हमने ऐड करना है 300, 250 और 200, 99। अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर होगा, ऐसे ही था ना। ठीक है, समझ आ रही है ना, साथ साथ चल रहा है ना। मैंने बताया था ना फीवर में अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो उसकी पर डे फ्लूइड की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाएगी, 200 ml फ्लूइड जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए हमने उसे 200 ml फ्लूइड देना है। 200 में 300 ये ऐड करना है, 250 ये, तो 500 और 750 ये हो जाएगा। 750 को इसमें ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 3200 ml बन जाता है। ठीक है, टोटल हमने उसका फ्लूइड निकाल लिया। ठीक हो गया, अभी ऑलमोस्ट 3 लीटर है। अब इसकी ना दो बेसिक रजीम है जो मेन है, आपने इनको देख लेना है कि हमने ना, अगर आप लोग सेटिंग्स पे देख रहे होते हो कि हमने सारा कुछ इसको मेंटेन करा है ना, इसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ना सोडियम तो चलो है, सोडियम क्लोराइड में भी आ रहा है हमारे पास, और ना रिंगर में भी मिल जाता है। तो आपने ना उसकी मैनेज कैसे करना है कि उसको फ्लूइड दे रहे हैं ना, उसमें पोटेशियम रिप्लेसमेंट लाजमी करनी होती है मोस्टली ना। अब एक रजीम है उसमें वो कह रहे हैं कि आप ना 0.9% नॉर्मल सलाइन दे दें। ठीक है, सबके साथ आपने पोटेशियम देना है, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, 0.6 to 1 मिलीमोल पर केजी पर डे। ठीक है, 1 मिलीमोल अगर हम देखें तो मतलब 60 kg का अगर बंदा है तो 60 मिलीमोल पोटेशियम चाहिए होता है। ठीक है, और एक एम्प्यूल जो होता है पोटेशियम का वो 20 मिलीमोल के उसमें होता है।
ऐसे ही है, एक एम्प्यूल ऑफ द पोटेशियम में 20 मिलीमोल होता है, तो 20 मिलीमोल वाले 3 एम्प्यूल्स हमने ले लेने हैं। इसी तरह से 3 लीटर वाला हमने फ्लूइड ले लेना है। 9% हम नॉर्मल सलाइन एक देंगे, 5% ग्लूकोज हमने 2 दफा दे देना है, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज 2 दफा दे देना है, या तो इस तरह से देंगे, आप लोगों को पता होगा यही रजीम हम चला रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, या तो नॉर्मल सलाइन के साथ या रिंगर लैक्टेट के साथ। अब ये तीनों 1 1 लीटर देने हैं, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है उसमें सोडियम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें ना पोटेशियम हमने वैसे ही एक्स्ट्रा ऐड किया है। लेकिन जो नॉर्मल सलाइन है ना वो उसकी सोडियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। 154 मिलीमोल पर लीटर इसमें होता है, ठीक है। तो 2 मिलीमोल तक ऑलमोस्ट ये चाहिए होता है, 260 को तो ऑलमोस्ट जो है ना ये सोडियम, नॉर्मल सलाइन सोडियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, इसलिए हम सोडियम एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। दूसरा फिर होता है कि हम उसको ना हार्टमैन सोल्यूशन या रिंगर लैक्टेट दें, ठीक है। रिंगर लैक्टेट, अब रिंगर में हमने ना नहीं डालना केसीएल, ठीक है। रिंगर में केसीएल क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि रिंगर में ऑलरेडी पोटेशियम होता है, ठीक है, और पोटेशियम जो है वो 5 मिलीमोल तक होता है, ठीक है। दूसरा जो है रिजीम, एक रिजीम होगी नॉर्मल सलाइन के साथ 2 5% एक्सट्रोज दिए, एक में होता है कि हम रिंगर के साथ 2 5% एक्सट्रोज दे देंगे, ऐसे ही है। अब रिंगर में ना हमने क्या करना है, केसीएल नहीं डालना, लेकिन ये डेक्सट्रोज वाटर में डालेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास में सोडियम होता है ना पोटेशियम होता है। रिंगर जो है वो सोडियम की वो भी पूरी कर रहा है, 131 इसमें सोडियम है, और 5 जो पोटेशियम थोड़ा बहुत ही दे रहा है, ठीक है। तो आपको बात समझ आएगी। अब आइंदा अगर आपने अपनी सेटअप्स में देखना है कि कब पोटेशियम देना है कब फ्लूइड देना है, तो आपको से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक पेशेंट है, 70 kg फीमेल है, और नील बाय माउथ है, तो उसका मेंटेनेंस फ्लूइड नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए निकालें। नील बाय माउथ, ठीक है। नील बाय माउथ है तो उसको 120 तो सोडियम चाहिए, 60 × 2 60 मिलीमोल पोटेशियम चाहिए, बाकी उसको 3 लीटर फ्लूइड चाहिए होगा, ठीक है। ओवरऑल 3 लीटर फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली हम निकालते हैं, हमने देना होता है। तो इसमें आपने ये देख लेना है कि 3 लीटर फ्लूइड में हमने जो है सोडियम पोटेशियम को भी साथ में मेंटेन करना है। तो आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा लें कि अगर हम नॉर्मल सलाइन के साथ, नॉर्मल सलाइन जो है उसमें 140 तक है, 145 तक है सोडियम, तो वो उसको फॉलो पूरा कर रहा है, ठीक है, सोडियम की रिक्वायरमेंट। साथ में डेक्सट्रोज में हम 20 और इन तीनों में हम 20 20 जो है अगर पोटेशियम दे देंगे तो 60 मिलीमोल तक पोटेशियम भी चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हार्टमैन सोल्यूशन वाला भी हम कर सकते हैं। बाकी दूसरा है 55 ईयर ओल्ड मेल है, 63 kg का है, इमरजेंसी में आया है कंफ्यूज स्टेट में, सिवियर एब्डोमिनल पे। अब ये है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट आ गया जिसमें थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, ठीक है। अब ये थर्ड स्पेस में फ्लूइड जा रहा है, इंटरसेलर वॉल्यूम में नहीं जा रहा। इसमें हमने क्या करना है कि उसका वो कह रहे हैं हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, 100 पे उसको फीवर गया हुआ है, हार्ट रेट उसका ज्यादा है, हमने कहा ना टेकिपनिया या टेकिकार्डिया, उसमें भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फ्लूइड की। 90/60 उसका वो है, हमारे पास फ्लूइड है, बीपी है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें आईवी फ्लूइड इसको हम क्या देंगे। तो इसमें ये होता है कि क्या है पेशेंट को कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में उसका थर्ड स्पेस फ्लूइड लॉस हुआ है, इंट्रावास्कुलर नहीं है, ठीक है। आईसीएफ के लिए क्या ज्यादा बेटर था, रिंगर था, तो रिंगर भी देंगे। और इसमें ना हमने वो कहते हैं कि स्लाइड्स भी दे सकते हैं जिसमें रिंगर दे रहे होते हैं, या क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स का कॉम्बिनेशन भी देंगे, क्योंकि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड जो है वो बाहर आया हुआ है ना, इंट्रावास्कुलर इंट्रा सेलुलर और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कम हो रहा है ना, तो हम क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, या जस्ट क्रिस्टलाइड्स भी दे सकते हैं। तो ये आपने देख लेना है। और अब वो कहने हैं कि ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आए, अगर इसमें से कोई एमसीक्यू आया ना, मोस्ट प्रोबेबली यही आ सकता है, ये इसलिए अच्छे से समझ लें, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन वाला। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एक पेशेंट आया, मतलब पाइलोरस के लेवल पे ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब इसमें वो कह रहे हैं मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं। अच्छा, किसी को पता है, ये बहुत कॉमन एमसीक्यू होता था फाइनल ईयर में, किसी को याद हो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में भला, और मेरे ख्याल से जीआईटी में हमने पढ़ा भी है, फर्स्ट एड में थोड़ा बहुत इसका मेंशन था, कौन सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी होती है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में, एनीवन, जल्दी जल्दी बताएं, किसी को याद है। हाँ, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोक्लोरीमिक हाइपर, ठीक है। तो
क्लोराइड कम हो रहा है, ठीक है। बेसिकली HCl होता है स्टमक के अंदर, वो रिलीज वोमिटिंग से वो बाहर जाएगा, क्लोराइड बाहर जाएगा, हाइपर क्लोरीमिया होगा। एक तरफ से ना हाइपर क्लोरीमिया हो रहा है कि हमारे पास ना जो क्लोराइड आयन है ना वो रिलीज हो रहा है, वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ रहा है, अल्कलोसिस हो रही है। अब इस अल्कलोसिस को मैनेज करने के लिए ना अब आ जाती है किडनी का काम। किडनी ने क्या कर, ऐसे ही होता है ना, जब हमारे पास अल्कलोसिस हो रही है तो उसको उसकी कंपनसेशन भी करनी होती है। किडनी क्या करेगी कि बाइकार्बोनेट आयन को ना रिमूव करना स्टार्ट कर देगी, बाइकार्बोनेट आयंस को ज्यादा ज्यादा रिमूव करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ना, ताकि वो क्या करे कि अल्कलोसिस कम हो। जब भी बाइकार्बोनेट आयन रिमूव होते हैं बॉडी में, अब ये कॉन्सेप्ट आपने देखना है, बाइकार्बोनेट आयन जब बॉडी में रिमूव होता है, आपको याद होगा ये अलोंग विद सोडियम जाते हैं बॉडी से बाहर, अकेले नहीं जाते, सोडियम को साथ लेके जाते हैं। ऐसे ही है ये, आपने ना इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़िएगा, मेरे फर्स्ट एड का लेक्चर लाजमी सुनिएगा, जो रीनल के टेस्ट भी है उसमें ये ऐड होगा, उसमें मैंने रीनल फिजियोलॉजी जो है वो बताई हुई है। ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी में वो एक बहुत प्यारा सा फ्लो चार्ट है, उसमें सारा बताया है कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ कहाँ जो है सिक्रीशन है। तो उसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास क्या होता है कि कोर ट्रांसपोर्ट होती है, जो बाइकार्बोनेट आयन है ना ये सोडियम के साथ होती है, इसकी कोर ट्रांसपोर्ट प्रोक्सिमल PCT के लेवल पे, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के लेवल पे। ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये इस तरह से है। ये ग्लोमेरुलस बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे हमारे पास जो है ना सोडियम, अगर जो है ये एक्सक्रीट होगा ना, ये सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होता है। अगर ये रीअब्सॉर्प्शन इसकी डिक्रीज होगी, यहाँ से निकलेगा तो अलोंग विद सोडियम भी जाएगा, इन दोनों की को ट्रांसपोर्ट, सोडियम भी साथ आ रहा है। अब बॉडी में सोडियम कम होने लग गया रीनल ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि किडनी जो है अब वो कहेगी हाइपोनेट्रीमिया को मैंने कंपनसेट करना है किसी भी तरह से। हाइपोनेट्रीमिया को कंपनसेट करने के लिए वो डिस्टल लेवल पे ना यहाँ पे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगी ना, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में हमेशा ये होती है काउंटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ को ट्रांसपोर्ट हो रही है सोडियम और बाइकार्बोनेट की, ठीक है, ये दोनों एक साथ एक्सक्रीट हो रहे हैं। यहाँ काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी इसकी हाइड्रोजन आयंस के साथ, ठीक है। तो सोडियम जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए चक्कर में ना, किसको एब्जॉर्ब करना है, ये हाइड्रोजन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगी यूरिन में। तो यहाँ पे वो कहेंगे कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस तो है, लेकिन पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हो रहा है, ठीक है। किडनी के अंदर, यूरिन के अंदर जो है ना, यूरिन जो है वो एसिडिक बन रहा है, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है, समझ आया कि पहले बाइकार्बोनेट अल्कलोसिस हुई, उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन बॉडी से रिलीज हुए, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन जब हमारे पास बॉडी से रिलीज हो रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना है कि सोडियम भी साथ जाएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बाहर जा रहा है तो सोडियम को हमने बचाना है, ठीक है। सोडियम को बचाने के लिए किडनी क्या करती है कि इसकी काउंटर ट्रांसपोर्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और सोडियम बच जाएगा, हाइड्रोजन यूरिन में आने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन एसिडिक हो जाएगा, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हो जाएगा। है तो अल्कलोसिस का पेशेंट, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट आ रही है, तो हमने ये देखनी है। अब फ्लूइड ऑफ चॉइस में यही है कि हम नॉर्मल सलाइन दें, या तो हमने ये करना है कि हाफ सलाइन देना है, ठीक है, क्योंकि सॉरी नॉर्मल सलाइन देंगे या फिर हाइपोटोनिक सलाइन देंगे, क्योंकि हाइपोक्लोरीमिया हो रहा है ना, ठीक है। हाइपोटोनिक सलाइन या फिर नॉर्मल सलाइन देंगे, जो कि स्टोर कर लेगा दोबारा सोडियम को। और पोटेशियम सप्लीमेंटेशन अलग से फिर हम दे रहे होते हैं, वो हम देखेंगे पोटेशियम डेफिसिट जो है उसके लिए हमने क्या देना है, और वो सारा फार्मूलाज आगे देखते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास है एक पेशेंट है, वो कह रहे हैं कि इसको कुछ अरसा पहले टाइफाइड परफोरेशन थी, उसके लिए इसकी लेप्रोटमी हुई थी। टाइफाइड परफोरेशन के लिए उसको जो है गट को जो है डिसेक्ट करके एनास्टोमोसिस वगैरह बनी है, इलियोस्टोमी स्टोमा वगैरह बना। अब जो पेशेंट आ रहा है ना, अब उसको ना एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक है, वोमिटिंग है, और जो है एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, मतलब तो इन एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन और वोमिटिंग, ये हमने देख लेना है। अभी जब टाइफाइड परफोरेशन वाला पेशेंट जो है इन सब चीजों के साथ, मतलब पहले ही उसकी टाइफाइड परफोरेशन की हिस्ट्री थी, लेप्रोटमी भी हुई, अब वो प्रेजेंट कर, ये बात है।
आप लोगों को लाजमी पता हो और अपने साथ याद रख लें, ये नहीं भूलनी चाहिए, जब पेशेंट लेप्रोटमी की हिस्ट्री के साथ आए और दोबारा से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स दे, ठीक है, मतलब अगर एक पेशेंट है, मतलब ये एक टर्म यूज करते हैं, ये मोस्टली ना वाइवास में भी पूछ लेते हैं और एमसीक्यू भी आ सकता है कि इतने अरसे पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, अब वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन और वोमिटिंग के साथ आया है। तो ये होती है हमारे पास सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये कभी भी एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। जब एक बार लेप्रोटमी हो जाए ना, उसके बाद जब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, चाहे जितनी सिवियर भी क्यों ना हो, उसको हम बोलेंगे सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हमें देखना है, और ये मोस्ट प्रोबेबली एडहीजन्स की वजह से बनती है। प्रीवियस सर्जरी जब एक बार हो जाए ना, तो उसमें रीजन ही यही होती है कि एडहीजन्स हुई है। ठीक है, एडहीजन्स जो है ना, उन्होंने कराई होती है हमारे पास, जो है वो दोबारा से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब वो जो फ्लूइड है उसका वही एक एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है उसका, अब हमने ये देखना है कि थर्ड स्पेस में जा रहा है फ्लूइड, तो क्या ट्रीटमेंट होगी? वही ना, रिंगर लैक्टेट हम देख चुके हैं, आईसीएफ लॉस हो रहा है ना, आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जा रहा है। तो इसमें हमने वही देना है कि रिंगर लैक्टेट देना है, एक्स्ट्रा पोटेशियम को हमने रिप्लेस करना होता है एक्स्ट्रा से, क्योंकि रिंगर में तो बहुत कम ही है ना पोटेशियम। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो कह रहे हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव आपने कौन सा फ्लूइड देना है। अब ये एक बहुत प्यारी बात इसमें डोगर में बताई हुई है कि हमारे पास जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं ना, उनमें ना एडीएच ज्यादा रिलीज हुआ होता है। एडीएच की ना इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन होती है अक्सर ना, नारकोटिक्स वगैरह जो हम देते हैं ना, जो पेन किलर्स वगैरह दे रहे होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि एक एडीएच की इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशंस कराई होती है, उनकी वजह से एडीएच ज्यादा से ज्यादा बन रहा है, वो पानी जो वाटर जो है ना उसको रीअब्जॉर्ब करा रहा है, जिसकी वजह से ना हाइपोनेट्रीमिया की सेटिंग होती है इन पेशेंट में। तो कहते हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स में आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में प्रेफर करें कि आप उनको नॉर्मल स्लाइन दें और 5% एक्स्ट्रा दें, मतलब रिंगर की बजाय नॉर्मल स्लाइन दें। फिर 24 आवर्स के बाद जो आप मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे रहे हैं, उसमें फिर आप चेंज कर सकते हैं फ्लूइड कोई भी। ठीक है, तो ये देख लिया हमने ऑल अबाउट ये फ्लूइड्स कैसे कैसे देने हैं। तो अब उसमें फिर बच्चों का भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बच्चों में अगर हमने फ्लूइड देना होता है ना, तो उसमें मेंटेन वैसे होता है, हमारा 35 ml पर केजी ना, तो बच्चों को तो 75 ml पर केजी, एक तो इसके अकॉर्डिंग करें तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से रख लें कि फर्स्ट 10 kg, फिर 10 kg, देन थर्ड 10 kg। ठीक है, फर्स्ट 10 kg में ना आपने क्या करना है, 4 ml पर केजी देना है, नेक्स्ट 10 kg में 2 ml पर केजी, और फिर में हमने क्या करना है कि 1 ml पर केजी देना है। ठीक है, तो इस तरह से करके निकालते हैं, तो ये ऑलमोस्ट फिर वही बनता है 75 ml के अगर ना हमारे पास जो बच्चे हैं ना, उनमें इतना ही आ रहा होता है फ्लूइड ना, 75 ml तक पर केजी तक भी बन जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो। 35 kg चाइल्ड अगर हो तो, ठीक है, अगर 35 kg का हमारे पास चाइल्ड है, उसमें 75 ml तक बन रहा है, तो इस तरह से करके ना आपने देखना है, मतलब एस्टिमेटिकली हम वैसे भी जो है चिल्ड्रन की बात हो रही है, इन्फेंट्स की नहीं हो रही, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं 75 ml पर केजी। बाकी अगर आपको उससे समझ नहीं आ रही, तो आप ऐसे कर लेंगे कि हमने उसका वेट देखना है, वेट के अकॉर्डिंग के ना आपने फर्स्ट जो है फर्स्ट 10 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट 10 में आपने जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये और चीज है। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि फिर 10 में ना आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 30 kg का भी हो, तो ये 40, 20, 60 और ये 10, 70 बन जाता है ना, 70 ml। फिर इसमें हमने 70 ml पर केजी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, ओवरऑल फिर हमने हर केजी का 70 ml देना है। ठीक है, उसमें जो हम बन में जो हम पढ़ के आए थे ना, कि उसमें था कि फर्स्ट 10 kg के लिए 10 ml पर केजी था, ऐसे था ना, फिर अगले 10 के लिए हमने 5 किया था, अगले के लिए 2, उसमें तो फिर ये आया था कि जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, तो जो आंसर आया था हमने वही दे दिया था, उतना ही फ्लूइड। इसमें ऐसे है कि जो आंसर आया है ना 70 ml पर केजी या 75 ml, 75 ml, वो हम पर केजी देंगे। समझ आइए इसका कॉन्सेप्ट, या दोबारा बताऊं कि यहाँ पे क्या फर्क है? जो हम मेंटेनेंस फ्लूइड देख रहे हैं, इसमें जो हमारे पास हमने कैलकुलेट करके सम अप करके जो फ्लूइड निकाला है, वो हम पर केजी के अकॉर्डिंग देंगे, हम जैसे उतना फ्लूइड नहीं देंगे। और बर्न्स वाले में जो हम मेंटेनेंस वाला फ्लूइड निकाले थे, हमने वही फ्लूइड ही देना था। ठीक है, अब इसमें ना आपको जो है मेनली आपने खुद से रीड करना है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया,
लेकिन आपको ना मेनली ये पता हो कि हमारे पास जैसे अगर सोडियम है ना, सोडियम डेफिसिट जो है उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि 140 जो है मैयर नॉर्मल जो है ना, 140 माइनस मैयर सोडियम जो उसका सोडियम आया है, ठीक है, 140 माइनस मैयर सोडियम करेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से और मल्टीप्लाई बाय वेट पेशेंट। ये होता है हमने ये इसमें निकालना है सोडियम के लिए, सोडियम डेफिसिट हमने कैलकुलेट करना होगा। इसमें 0.2 जो है ना वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसका फैक्टर है 140 माइनस जो सोडियम हमने मैयर किया है, ठीक है, जो पेशेंट का सोडियम है, मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेट। उससे क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इतना सोडियम जो है वो डेफिसिट है इस पेशेंट में। इस तरह से पोटेशियम का डेफिसिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 माइनस सीरम या वही मैयर पोटेशियम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसमें आ जाता है 0.6, मल्टीप्लाई बाय 0.6 और मल्टीप्लाई बाय वेट, मल्टीप्लाई बाय 0.6 एंड मल्टीप्लाई बाय वेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेशियम डेफिसिट, पोटेशियम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपने ना इसके देख लेना है। अब दूसरा ये है कि आपको ना जनरलाइज थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाइपोनेट्रीमिया में क्या हो रहा होता है और हाइपरनेट्रीमिया में क्या हो रहा होता है। ठीक है, अब हाइपो में हमारे पास क्या होता है कि सोडियम ज्यादातर सीजेस के चांसेस हैं। अब जो है सेरिब्रल एडीमा जो है उसके होने के, डेवलप होने के चांसेस होते हैं, सॉरी। तो ये आपने सारा देख लेना, इसको ना आप एक दफा रीड दे दीजिएगा, स्टूपर कॉमा सीजर्स वगैरह, हाँ यही सब चीजें, ये आप बेशक यहाँ से नहीं भी पढ़ेंगे ना। हाइपो ये ना फर्स्ट एड के अंदर एक बड़ा प्यारा सा टेबल बना हुआ है, उसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेल्सीमिया और हाइपोकेल्सीमिया, इन सब के में ना जो साइन एंड सिम्टम्स है वो बताए हुए हैं, ईसीजी चेंजेस बताए हुए हैं, तो वो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। जैसे कि अब हाइपरकेलीमिया होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े फेवरेट एमसीक्यूज हैं जे कैट के, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया। ठीक है, तो हाइपरकेलीमिया में ईसीजी पे क्या आता है हमारे पास, हाइपर है, हाइपर तो टॉल टी वेव्स आएंगी, ठीक है, और हाइपो है तो फ्लैटन, ज्यादातर ना टी वेव से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हाँ वो तो है, और साथ में टॉल टी वेव्स आ रही हैं, फिर वो साइनस पैटर्न एट द एंड तक ज्यादा सीवियर हाइपरकेलीमिया हो। हाइपो में आपको फ्लैटन टी वेव्स मिलेंगी, ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा ना हाइपरकलीमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें हमें मिलते हैं ब्रेडी इरिथमियाज, उल्टा होता है, दोनों में इरिथमियाज के चांसेस हैं। हाइपर वाले ब्रेडी इरिथमियाज कराते हैं, ठीक है, और हाइपर वाले टकी इरिथमियाज कराते हैं। ये बड़ा अच्छा लिखा है फर्स्ट एड में, आप वहां से इसको कर लीजिएगा। फिर कैल्सीमिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कैलीमिया देख लेना, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया में क्या डिफरेंस है, इतनी बार आ चुका है ना, मतलब जे कैट का ना बड़ा फेवरेट ये एमसीक्यू है। हाइपर कैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर में ना क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होता है, उल्टा होगा। ठीक है, अगर हाइपर है ना मतलब कि कैल्शियम ज्यादा है तो क्यूटी इंटरवल शॉर्टेंड होगा। ठीक है, क्यूटी जो है वो शॉर्टेंड होगा इसमें, और अगर हाइपो है, कैल्शियम कम है, तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। ये इस तरह आपने देखना है, इसमें आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलेगा। ठीक हो गया, ये हमने इसको इसके अकॉर्डिंग देखना है। ये आप लोग फर्स्ट एड से ही टेबल कर लीजिए, सिम्टम तो कर लीजिए कि इसको सारा इतनी थ्योरी पढ़ने की बेशक जरूरत नहीं है। फार्मूलाज बताऊं कि डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनके साइन सिम्टम्स क्या हैं, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया के, फिर इनके ईसीजी साइंस क्या है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमने देखना है हैमरेज एंड शॉक। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर से पहले ना मैंने आप लोगों को बताना है कि कुछ थोड़ी बहुत बात करनी थी कि एक तो हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास सिलेबस जो है ना, अगर आप लोग देखें ना कि यहाँ पे उन्होंने बेशक बेले एंड लव के चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन 19 चैप्टर्स हैं। उन 19 चैप्टर में से 12 एमसीक्यूज आने हैं, और उन 12 एमसीक्यूज में से भी ना 4 एमसीक्यूज इन 4 चैप्टर्स, इन 4 टॉपिक्स में से आ जाएंगे, हैमरिज, शॉक और ना हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फ्लूइड्स। ठीक है, बाकी कितने बैठ जाते हैं, 8 एमसीक्यूज। अब उन 8 एमसीक्यूज के लिए हैं टोटल 16 चैप्टर हो रहे हैं, मतलब कि हर 2 चैप्टर में से मिला के कोई एक एमसीक्यू आएगा। तो आपने ये इसका ये क्राइटेरिया देखना, ये चीज देख के कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि बेले को पढ़ना है या इतना ज्यादा पढ़ना है या कुछ भी ना।
बहुत बहुत सुपरफिशियल दो चार मोटी मोटी बातें देखेंगे हम उन चैप्टर्स की, क्योंकि दो चैप्टर्स मिला के एक एमसीक्यू आ रहा है तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं। उसमें भी हमने ये देखना है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब सर्जिकल इन्फेक्शन वाला चैप्टर है ना, सर्जिकल इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली उसी में से एक एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, पहले हम ये चैप्टर्स कर लेंगे। और एक तो ये चीज हमने देखनी है। दूसरा जो है हमारे पास ना, आप लोगों ने ना फर्स्ट एड को थोड़ा सा सीरियस होकर ज्यादा ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो आप लोगों ने खुद साथ साथ कवर करके कंप्लीट करनी है। ठीक है, हमारे पास ये जो टेस्ट आएगा इसमें ट्रॉमा जो है, ट्रॉमा सारा आएगा। थोरेसिक ट्रॉमा भी आएगा, और हमारे पास न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा भी आएगा, एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा भी आएगा। ठीक है, एक तो इसमें 16 MCQs खुद उसके हैं हमारे ना, जो 12 है आई थिंक, या 16 है, जो ट्रॉमा वाला टॉपिक है। आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखा होगा। उसके अलावा एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के 4 MCQs वो ऐड होंगे, न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा वाले 4 MCQs वो ऐड होंगे। तो कर करा के ना टोटल 20 से 22 MCQs आना है जो हमारा टेस्ट होगा उसमें आपके पेपर से। तो इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता हो। ये जो आपको जो टेस्ट आ रहा है फर्दर, उसमें उससे 20 से 22 MCQs आपके पेपर के कवर होने हैं। तो इसलिए आपने उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा को तो आपने लाजमी पढ़ना है, एक चैप्टर से 4 MCQs हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही हो आप मुझसे बेशक पूछ लीजिएगा, हम वो डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल लग रही है तो आप लोग लाजमी डिस्कस करें कि मैंने इतनी बार एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा वाला आप लोगों को असाइन किया था कि एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा का बेले के अंदर चैप्टर है। अब मुझे चैप्टर नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, तनी 17-18 था। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ना उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ना ऑलमोस्ट 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 वही चीजें पढ़ाई हैं। ठीक है, जैसे कि जो है फ्रैक्चर ऑफ द अपर लिम्ब, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब, उसमें वही सारी बातें बताई हुई हैं। पेल्विक ट्रॉमा क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, हमने वो चीजें डिस्कस की हुई हैं उसमें डिटेल में। उसको मजीद एलेबोरेट करके लिखा हुआ है। कुछ टेबल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि फ्रैक्चर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से कंसील्ड फ्रैक्चर्स होते हैं जिनका पता नहीं लगता, इन्वेस्टिगेशन, कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो वो आपने लाजमी बेले से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप मुझसे पूछेंगे, फिर ही हम डिस्कशन करेंगे ना। अगर आपने वो आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, यहाँ से टाइम भी निकल जाएगा सेशन का। तो आप वो लाजमी टाइम से पढ़ लें, टेस्ट में वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैमरेज एंड शॉक की तरफ आ जाते हैं आज। अब इसमें से भी एक एमसीक्यू आना है, हैमरेज प्लस शॉक। ठीक है, अब हैमरेज की पहले आपको ना टाइप्स बताऊं। मतलब इसमें स्टार्टिंग में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास ना आर्टीरियल होता है। ठीक है, आर्टरीज में से आ रहा है, या वीनस होता है, या कैपिलरी होता है। ठीक है, तो अब आर्टरीज वाला आपने देखना है ब्राइट रेड मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज करके आ रहा होगा। आर्टरी की पल्सेशन के साथ ब्लड आ रहा है। वीनस वाला डार्क कलर में होता है, कैपिलरी भी ऑलमोस्ट ब्राइट रेड होता है। ठीक है, इसमें जो टाइप्स है ना हेमरेज की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ना जे कैट के एमसीक्यूज में ना अक्सर आती नहीं है। ठीक है, अब वो टाइप्स हम देख लेते हैं। हमारे पास टाइप्स जो है ना हेमरेज की, वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास प्राइमरी होता है। ठीक है, अच्छा प्राइमरी होता है हमारे पास, रिएक्शनरी होता है। ठीक है, हेमरेज और सेकेंडरी इतनी बार आ चुके हैं ना एमसीक्यू, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी इसमें से आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शनरी और सेकेंडरी, हेमरेज में से एक आना है एमसीक्यू, और शोक में से एक आना है। ठीक है, लेकिन जो ये जो डॉगर में जितना लिखा हुआ है ना ये काफी, लेकिन ये आपने सारा पढ़ना है। और मोस्टली ना हेमरेजेस में से यही इन्हीं में से एमसीक्यू पूछ लेते हैं। प्राइमरी वो है जो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन या इंजरी हो रहा है। ठीक है, जब ऑपरेट कर रहा है सर्जन, उस टाइम पे कोई भी हमारे पास इंजरी हुई है या कोई भी इशू है, उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होगी उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेमरेज। ठीक है, और रिएक्शनरी हेमरेज होता है आफ्टर 12 आवर्स, विद इन 24 आवर्स जो है ना, जो होता है आफ्टर ऑपरेशन है, विद इन 24 आवर्स जो होता है वो रिएक्शनरी होता है। और इसमें ये होता है कि सर्जरी में लाइगेचर ऑफ द स्लिपेज ऑफ लाइगेचर हो गया है। ठीक है, या ट्रॉमा हुआ था पेशेंट को, उसको इंजरी हुई है, उस टाइम पे ब्लड नहीं आया है, इतनी ब्लीडिंग नहीं हुई है, ब्लीडिंग हुई है
ठीक है, प्राइमरी दौरान, मतलब एक तो हम पहले हम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्राइमरी में हम सर्जन ऑपरेट कर रहा है, उस टाइम पे जब उसने ओपन किया, वेजल की रप्चर थी, एकदम से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, उसे कहते हैं प्राइमरी हेमरेज। रिएक्शनरी में ये हुआ कि उसने उस वेजल जो है उसको लाइगेट तो कर दिया, ठीक है, लाइगेट कर दिया और सारा कुछ ब्लड रोक दे, ठीक हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, वो शॉक में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है ये लाइगेचर स्लिप हो गया। ठीक है, ये रिएक्शनरी है। फिर सेकेंडरी में होता है कि आफ्टर जो है ना हमारे पास जो है विद इन 1 वीक, 7 to 14 डेज में आता है। ठीक है, इसमें या तो कोई वहां पे उस लेवल पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, वेजल यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया जिसने स्लफ ऑफ कर लिया वेजल को, ठीक है, दोबारा से ब्लड आने लगे, ये सेकेंडरी में है। अब इसमें होता क्या है हमारे पास, अच्छा रिएक्शनरी में ये है कि बीपी भी ज्यादा हो जाएगा तो उस वजह से भी आ रहा होता है। अच्छा, अब इसमें प्राइमरी में अगर हम इंजरी के अकॉर्डिंग देखें, उसी टाइम पे इंजरी हुई है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है। रिएक्शनरी में ये हुआ है कि उस टाइम पे ब्लीडिंग हुई है लेकिन फिर वो स्टॉप हो गई है, फिर 24 घंटे के बाद दोबारा ब्लीडिंग हुई है, कैसे, उस टाइम स्टॉप कैसे, ये क्लॉट बना। क्लॉट जो है उस जगह पे जाके ना, मतलब जहां से अगर ये एक इंजरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आके क्लॉट आके अटैच हो गया और इसने ना इसको सील कर दिया। कुछ टाइम बाद ये क्लॉट डिसलॉज कर गया, अपनी जगह से हट गया विद इन 24 आवर्स, तो ये ब्लीड कराएगा हमारे पास रिएक्शनरी में। रिएक्शनरी के बाद आ जाते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में फिर वही वाली बात है कि स्लफ ऑफ हो जाए वेसल, या प्रेशर नेक्रोसिस हो रही हो उसकी वहां पे, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास सेकेंडरी विद इन 7 to 10 डेज। उसके अलावा फिर इसकी टाइप होती है एक्सटर्नल हेमरेज या इंटरनल। एक्सटर्नल में वही जो आपको ऑन द इस तरह से होता है, आपको ना ब्लड कैसे नजर आएगा, ऑन फ्लोर नजर आ रहा हो ब्लड, ठीक है, फ्लोर पे हो या फिर चार और साइड्स होती हैं, शायद मैंने आपको ये बार पहले बात भी बताई थी। टोटल 4 साइड होती हैं, एक फ्लोर, दूसरा होता है चेस्ट, तीसरा आ जाएगा हमारे पास एब्डोमिन एंड पेल्विस, ठीक है, और उसके अलावा आ जाता है थाई। एब्डोमिन पेल्विस ये एक साथ आ जाएगा, इस कैविटी में अगर हमारे पास ब्लड आ जाए, या चेस्ट में आ जाएगा, फ्लोर के ऊपर आ जाए, या फिर हमारे पास आ जाता है थाई के ऊपर, ठीक है। ब्लड ऑन द फ्लोर एंड 4 मोर अगर करना है तो पेल्विस को भी अलग से कर लो, एब्डोमिन पेल्विस, ठीक है। बेले में आई थिंक लिखा है 4 मोर, और डोगर में है कि एब्डोमिन एंड पेल्विस को उन्होंने 1 कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि रिट्रोपेरिटोनियल इसको कह देते हैं। तो ये आपने देख लेना है। इस तरह से आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल में यही होता है कि रप्चर, एब्डोमिन में स्प्लीन का रप्चर हो गया, लीवर का रप्चर हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कुछ, ठीक है, और कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो पेल्विस में आ रहा होगा, हीमाटोमा बन रहा होगा, या थाई में अकोमोडेट हो रहा होगा पेल्विक फ्रैक्चर में। चेस्ट में आ जाता है हीमोथोरेक्स की फॉर्म में, फ्लोर पे कोई भी एक्सटर्नल विजिबल ब्लड ऑन द बॉडी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसकी क्लासेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोगर में टेबल बना हुआ है, आपने वहां से ये करना है कि हेमरेज की क्लास में क्या देगा, क्लास 1 2 3 4 तक है, ठीक है। अब ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग है, क्लास 1 जो है उसमें 750 ml तक ब्लड लॉस हो रहा है, 2 में हमारे पास 750 से 1500 तक, ठीक है, 3 में जो है वो 1500 से 2 लीटर तक, और 4 में फिर 2 लीटर से भी ज्यादा, सबसे सीवियर यही क्लास है, ठीक है। और परसेंटेज फिर ऐसे बनती है, 15% ब्लड लॉस होता है क्लास 1 में, 15 to 30% होता है क्लास 2 में, ठीक है, 30% से लेकर 40% तक ब्लड लॉस हो रहा होता है इन द क्लास 3, ये आपने इसके अकॉर्डिंग करना है। और क्लास 4 में 40% से भी ज्यादा ब्लड लॉस होगा। पल्स रेट देखते हैं, बीपी देखते हैं, ठीक है, उसका मेंटल स्टेटस, ये सारा कुछ। अब जो कम ब्लड लॉस है उसमें 1 और 2 में ये बात इंपॉर्टेंट है कि किस स्लाइड से काम चल जाता है। 3 और 4 में हमने पढ़ा था ना, ब्लड मैंने पीछे भी बताया कि तब देंगे जब 30% से ज्यादा ब्लड लॉस हो। 3 और 4 क्लास में ना हमने विद ब्लड भी देना होता है। फिर इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट है कि हमारे पास अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्लड लॉस क्या होता है, टैकीकार्डिया, ये आ सकता है, टैकीकार्डिया इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ ब्लड लॉस। उसके अलावा हमारे पास जो है ब्लड को कैलकुलेट करने के लिए, अब वो ये देख रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये करना है कि अगर हमारे पास एक फिश जितना क्लॉट है ना तो उसके अंदर 500 ml तक ब्लड होता है। ये सारे एमसीक्यू पॉइंट आपने देख लेना कि अगर एक पेशेंट है ना, उसे लग रहा है कि उसकी फिश जितना ब्लड का क्लॉट बना हुआ है, या उसको लग रहा है कि इतना लॉस हुआ है, तो वो होगा 500 ml तक। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फीमर के फ्रैक्चर में 1500 ml ब्लड लॉस हो रहा होता है, पेल्विक के फ्रैक्चर में हमारे पास 2 लीटर तक ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वो आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है।
बाकी हेमरेज की ट्रीटमेंट में यही करना है कि हमने वहां पे, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जब कंसील्ड हेम जब मैंने एबीसीडी पढ़ाई थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंसील्ड हेमरेज में हमने क्या करना है, उस जगह पे प्रेशर अप्लाई करना है। ब्लड जो है उसको रिमूव नहीं होने देना बॉडी से, ठीक है। प्रेशर डायरेक्ट उस जगह पे अप्लाई करेंगे, पैकेजिंग करते हैं बहुत अच्छे से, फिर भी ब्लड नहीं जा रहा, मैंने आपको बताया था कि टॉर्निक्विट लगाते हैं। टॉर्निक्विट का फिर स्पेसिफिक टाइम होता है, अदरवाइज वो लिम्बेस्कीमिया करा देगा। फिर इसी तरह से एक और एमसीक्यू पॉइंट है कि अगर आपकी एपिस्टेक्सिस हो रही है, नेजल ब्लीड हो रही है, तो उसमें हमने एड्रेनलिन स्टोक्ड गॉजेस रखने होते हैं एपिस्टेक्सिस में, ठीक है। और बोन से अगर ब्लीड आ रही है तो वहां पे हम बोन वैक्स रख रहे हैं। डायथर्मी भी एक प्रोसीजर है, सर्जिकल लाइगेशन करते हैं। फिर एम्बोलाइजेशन होती है कि ब्लीडिंग आर्टरी का जो ल्यूमिन है ना, उसको हम किसी एम्बुलेंस से फिल कर देंगे, ताकि जो हेमरेज है ना उसको हम अरेस्ट कर सकें। ठीक है, गुड। 60 मिनट्स। हाँ, हाँ, आई थिंक 60 ही था। मुझे ना इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी 40 और 60 के दरमियान में। मैं फिर भी इसको मजीद आपको कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपने ये सारा देखा ना, सर्जिकल लाइगेशन में आपने वही वो जो एरिया है उसको पहले आर्टरी से ऐसे ही करते हैं ना हम नॉर्मली, जो ब्लीड करी होती है आर्टरी, उसको आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ेंगे, फिर ऊपर से टाई कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। थेराप्यूटिक एम्बुलाइजेशन में हमने उस वेसल के अंदर ना ऐसे कोई एम्बुलेंस कोई वो कर देना, आर्टिफिशियल एम्बुलेंस जो है ना उसके अंदर डालना है, तो अरेस्ट हेमरेज, हेमरेज को हम वहां पे रोक देंगे। ब्लड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट वगैरह पेशेंट्स को देनी है। अच्छा, इसमें फिर एक और बात है। ठीक ठीक है, एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा वाले का मैं पीडीएफ भेज दूंगी। एक और चीज है, फिर हमारे पास रिस्पॉन्डर्स होते हैं। जो हेमरेज के रिस्पॉन्डर्स है ना, रैपिड रिस्पॉन्डर्स होते हैं, ठीक है, स्लो रिस्पॉन्डर्स, और फिर आ जाते हैं हमारे पास नो रिस्पॉन्स वाले। रैपिड रिस्पॉन्डर्स में हमारे पास ये होता है कि जैसे ही हमने उनको ब्लड देते हैं ना या फ्लूइड देते हैं, जैसे फ्लूइड का बोलस जाता है, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाते हैं दोबारा से, मतलब पल्स, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये वो हैं जिनमें ना ब्लड लॉस कम हुआ है, 20% से कम ब्लड लॉस हुआ, तो वो रैपिड रिस्पॉन्डर्स होते हैं। फिर स्लो रिस्पॉन्डर्स में हमारे पास आ जाता है कि जिनका ब्लड लॉस जो है वो ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो, और वो पहले शुरू में तो रिस्पॉन्ड कर जाएं, स्लो रिस्पॉन्डर नहीं, सॉरी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, रैपिड, ट्रांजिएंट एंड नो रिस्पॉन्डर। ट्रांजिएंट वाले में ये होता है कि वो शुरू में तो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, फिर 20 मिनट के बाद ना दोबारा से वो डिटेरियोरेट करने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें ये होता है कि हमारे पास अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, जो कि प्रॉपर जो है हमें पता नहीं लग रहा, तो हमें सोर्स आइडेंटिफाई करना है मॉडरेट ब्लड लॉस वाले। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर दोबारा से वो डिटेरियोरेट करने लग जाएगी उनकी कंडीशन, इनमें हमने सोर्स आइडेंटिफाई करना है ब्लड लॉस का और उसे ठीक करना है। नो रिस्पॉन्डर्स में ये होता है कि ऑन गोइंग, अक्सर ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट आते हैं ना कि उनका लीवर ट्रॉमा या स्प्लीन ट्रॉमा, अंदर ब्लीडिंग हो जा रही और एक्सट्रीमली पेल है, ठीक है, और हम जितना भी ब्लड दे रहे हैं, फ्लूइड दे रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा। तो इनमें ये होता है कि आपने सर्जरी करके, डैमेज कंट्रोल सर्जरी जो भी करके ना, आपने स्प्लीनेक्टमी वगैरह करके फ्लूइड लॉस जो है ना उसको बचाना है, कि मजीद ब्लड लॉस ना हो, अदरवाइज आप वो जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होंगे फ्लूइड्स वगैरह देने से, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट शॉक, सॉरी, हेमरेज। और आई थिंक हम फिर शॉक कल करते हैं। और जो है आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने ना जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला चैप्टर है ना वो खुद से करना है। उसमें ना दो तीन चीजें करने वाली हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का छोटा सा टॉपिक है, वो करना है। और उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन करनी है। बहुत छोटे छोटे से तीन टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने ना टेबल करना है कि किस टाइप का ब्लड आपने देना है किस में, ठीक है, कि ए पॉजिटिव है तो उसको कौन कौन सा दे सकते हैं और वो कौन कौन सा ले सकता है। नहीं, इंशाल्लाह ये चैप्टर नहीं होंगे टेस्ट में, ठीक है। तो और उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन, ठीक है, आप ये नोट कर लें टॉपिक्स ना, ये आप लोगों ने इसके खुद पढ़ने हैं कि टाइप ऑफ, कौन से टाइप ऑफ ब्लड, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव को कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं, इंडिकेशंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, कॉम्प्लिकेशंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। बस यही करना है, ये तीन टॉपिक छोटे छोटे से हैं, चार टॉपिक्स बन जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन एंड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये सारा आपने पढ़ना। शौक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। और ये जो है टॉर्निक्विट का बताया आपने अब्दुल्ला, अपर लिम में 60 और लोअर लिम में 90 to 120।
चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लें। शौक वाला टॉपिक हम कर लेते, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, कल डिटेल में थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। अब शौक वाले चैप्टर में भी ना, जो डोगर में दिया हुआ है ना, मैंने आप लोगों को परमिसिव हाइपोटेंशन, डैमेज कंट्रोल सर्जरी, और जो है ये सारी चीजें ना ऑलमोस्ट पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। एक दफा बस डिस्कस कर लेंगे, बाकी मेन हमने शौक ही करना है इसमें। तो मजीद आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लें। कुछ भी मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही, सिलेबस ज्यादा लग रहा है, मजीद इसको आप चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट वे में चलें, तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि हम लोग जो है ना अच्छे से डिटेल में पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ा हुआ होगा ना, क्योंकि अब ये जो जे कैट है ना, इसमें हमारे पास पास एमसीक्यूज का पूल नहीं है। अब आप लोगों को ना इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इवन के एमआरसीएस लेवल तक के भी एग्जाम्स है ना, उसमें भी ना 50 to 60% पेपर पास एमसीक्यूज से आ जाता है। तो अगर हम लोगों ने एमआरसीएस देना है ना, तो हम बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे लगाए होते हैं, बंदा डिटेल में सारा पढ़ के जाता है। लेकिन जो है, जो पास पूल है ना, अगर हम कर लेना बुक्स पढ़ने के साथ, तो पास पूल से 60% तक एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इवन के मतलब जो इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है। लेकिन यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, यहाँ पे हमारे पास पास एमसीक्यूज का पूल नहीं है, बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आप गेटवे रोड टू एमडीएमएस करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनमें से एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि अब इतनी भी यूएचएस जालिम नहीं है कि अगर वो इतना ज्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस दे रहे हैं तो पास एमसीक्यूज रिपीट भी ना करे। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि 30% तक तो आ जाएगा पास्ट एमसीक्यूज में, 30 to 40%, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी 30 to 40% भी बहुत होता है आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने के लिए, कि अच्छा आपने जो एमसीक्यूज देखे हुए हैं और जो जिनकी प्रैक्टिस की हुई थी वही आ रहे हैं। तो आप जो है एक दफा जरूर उनको ना, मतलब एटलीस्ट सर्जरी वाला पोर्शन कर लें, बेसिक्स का भी थोड़ा बहुत देख लें, तो आ जाएंगे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज पीछे से। तो यहाँ पे मसला ये है, हमें इसलिए डिटेल में हर एक चीज को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई जैसे सीपीएसपी में हम लोग पास एमसीक्यूज करते हैं, हमारा एफसीपीएस हो जाता है क्लियर। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। मजीद कुछ पूछना है तो आप लोग बताएं, हमें क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।